हरियाणा के पानीपत में जीटी रोड पड़ता है और इसी जीटी रोड पर एक मंदिर भी है जिस मंदिर का नाम है गौशाला मंदिर। और इसी मंदिर के पास में ही बगल में एक कमरा भी बनाया गया था। जो मंदिर की देखभाल किया करता था वो कमरा शायद उसके रहने के लिए बनाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ 5 सितंबर साल 2017 की। 5 सितंबर साल 2017 को वो जो व्यक्ति था जो मंदिर की देखभाल किया करता था, जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है जो कमरा बनाया गया था, तो उस दरवाजे को खोलने के बाद में अंदर देखता है तो अंदर का दृश्य डरावना होता है। दरअसल वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया गया था। लिहाजा उसके बाद में ये व्यक्ति देर न करते हुए लोगों को इकट्ठा कर सीधा नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल कर देता है। पुलिस थाने में जब ये सूचना मिलती है कि इस तरीके से हरियाणा के पानीपत के जो जीटी रोड है वहाँ पर जो गौशाला मंदिर है, उसी मंदिर के बगल में जो एक कमरा जो मंदिर की देखरेख करने वाला व्यक्ति है उसके रहने के लिए बनाया गया है, वहीं पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। लिहाजा पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो जिस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस डेड बॉडी को कुछ इस तरीके से जलाया गया था कि डेड बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। और ये चीज़ें साफ थी क्योंकि ये सारी मंशा ही इसी तरीके से दर्शा रही थी। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं एंड घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं। दोस्तों, जब घटना स्थल को चेक किया जाता है तो वहाँ से एक आईडी कार्ड मिलता है जो शायद किसी स्कूल का आईडी कार्ड था। उस स्कूल के बारे में यानी उस कॉलेज के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो आईडी कार्ड है ये एक आर्य कॉलेज का है और ये जो लड़की थी इसका नाम ज्योति था जो कि बराना इलाके के रहने वाली थी और इसका जो आईडी कार्ड था वो बीए सेकंड ईयर का आईडी कार्ड था। अब लिहाजा पुलिस को वहाँ घटना स्थल से ये आईडी कार्ड तो मिला था, लेकिन इस आईडी कार्ड के साथ साथ पुलिस को वहाँ से एक मोबाइल भी मिला था। इन सारी चीज़ों को पुलिस खंगालने के बाद में तुरंत उस लड़की के घर का पता निकालती है एंड घर का पता निकालने के बाद में उस लड़की के घर वालों से कॉन्टैक्ट किया जाता है। लड़की के घर वालों से कांटेक्ट किया जाता है और कांटेक्ट करने के बाद में बताया जाता है कि इस तरीके से जीटी रोड पर जो गौशाला मंदिर है उसी के बगल में जो कमरा है वहीं पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है जो शायद तुम्हारी लड़की है जिसका नाम ज्योति है और उसकी उम्र तकरीबन जो उसमें लिखी हुई थी उसके हिसाब से आईडी कार्ड पे वो उन्होंने बताई। लिहाजा जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो घर वालों की ये सुनने के बाद में चीखें निकल जाती हैं। उसके बाद में जो लड़की के घर वाले होते हैं ज्योति के, दौड़े दौड़े भागे भागे पुलिस थाने पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस थाने में जब ये घर वाले पहुंचते हैं और उस लड़की के जो कपड़े होते हैं ज्योति के, वो कपड़े देखते हैं, साथ के साथ उसका मोबाइल देखते हैं, आईडी कार्ड देखते हैं, घर वालों की चीखें निकल जाती हैं। घर वाले शिनाख्त कर लेते हैं कि ये लड़की की जो डेड बॉडी मिली है ये किसी और की नहीं बल्कि ज्योति की ही है। उसके बाद में जो पुलिस वाले थे अब पूरा मामला दर्ज करते हैं। उसके बाद में उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस वाले पूछताछ घर वालों से कर रहे हैं। 5 सितंबर साल 2017 का ये पूरा वाकया था, लेकिन अब 6 सितंबर साल 2017 आ जाती है और 6 सितंबर साल 2017 को अब घर वालों को डेड बॉडी सौंप दी जाती है। घर वाले अपने तरीके से उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को अभी भी इस केस को सुलझाने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार था, क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये मामला किसी और तरीके का हो सकता है, कि रेप का मामला हो या फिर कुछ और। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें सारी चीज़ें बहुत क्लियरली मेंशन हो जाएंगी। इधर दोस्तों पुलिस वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे और इसी 6 सितंबर साल 2017 को तकरीबन अराउंड 5 से 5:30 बजे के आसपास शाम को एक व्यक्ति पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये व्यक्ति बताता है कि साहब उसकी बेटी 5 सितंबर साल 2017 से अचानक से गुम हो गई है। उसकी बेटी सुबह सुबह कॉलेज गई थी, उसके बाद लौट कर नहीं आई। हमने हर जगह ढूंढा है लेकिन हमें हमारी बच्ची के बारे में कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिल पा रही। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारी बच्ची का क्या नाम है, कोई डिटेल बताओ। तो वो जो व्यक्ति होता है बताता है कि उसकी लड़की का नाम सिमरन है जो कि आर्य कॉलेज में पढ़ती है, बीए सेकंड ईयर की छात्र है और 5 सितंबर साल 2017 को ही ये गायब हो गई है। अब पुलिस को ये थोड़ा मामला कन्फ्यूज़न लगता है क्योंकि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी जो कि 5 सितंबर साल 2017 को ही मिली थी। वो लड़की भी आर्य कॉलेज में ही पढ़ती थी। अब ये कोइंसिडेंट कहें या फिर कुछ और, एक समय पर एक कॉलेज से 2 लड़की गुम हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को महज अभी एक लड़की की ही डेड बॉडी मिली थी। लिहाजा पुलिस वालों को इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा झोल दिखाई पड़ता है। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे मामले को भी दर्ज करते हैं एंड उसके बाद में इस केस को भी सुलझाने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं।
तो पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले पुलिस सोचती है कि एक बार आर्य कॉलेज में जाकर इन दोनों लड़कियों के बारे में पता किया जाए। उसके बाद में पुलिस आर्य कॉलेज पहुंच जाती है। वहां से ज्योति और सिमरन इन दोनों के बारे में पूछताछ की जाती है, स्टाफ से पूछताछ की जाती है, इनके जो क्लास फेलो होते हैं, जो क्लासमेट होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पुलिस को यहाँ से कुछ ऐसे इनपुट मिलते हैं कि जिससे पुलिस को लगता है कि शायद ये केस अगर कोई सुलझा सकता है तो यही व्यक्ति सुलझा सकता है। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि जो लड़की ज्योति थी, जिसकी डेड बॉडी पुलिस को मिल चुकी है, उस ज्योति का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था कृष्ण कुमार। जो कृष्ण कुमार था ये आर्य कॉलेज में नहीं पढ़ता था, बल्कि ये पढ़ता था एसडी कॉलेज में, जहाँ पर ये बीए थर्ड ईयर का छात्र था। लेकिन इसकी ज्योति के साथ में रिलेशनशिप थी, इसलिए ये अक्सर ज्योति के साथ में इस कॉलेज के अंदर देखा गया था। और पिछले कुछ दिनों की बात है, यानी 5 सितंबर साल 2017 से 1 से 2 दिन पहले की बात है कि जो कृष्ण कुमार था वो अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति के साथ में बैठा हुआ था, और इस ज्योति के साथ में एक और लड़की बैठी हुई थी जिस लड़की का नाम था सिमरन। अब ये तीनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। ये चीज़ तो साफ थी कि एक डेड बॉडी मिली है, लोग 3 हैं। तो ऐसे में पुलिस सोचती है कि अगर इस केस का कोई खुलासा कर सकता है तो कृष्ण कुमार कर सकता है। लिहाजा पुलिस वाले अब कृष्ण कुमार की डिटेल निकलवाते हैं, उसके एड्रेस पर पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब कृष्ण कुमार के एड्रेस पर पहुंचते हैं तो यहाँ से पुलिस को बड़ा ही अजीब कुछ पता चलता है। दरअसल जो कृष्ण कुमार था ये भी 5 सितंबर साल 2017 से ही लापता था। अब पुलिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि पुलिस को महज एक डेड बॉडी मिली थी, जो डेड बॉडी शायद ज्योति की थी। लेकिन जो कृष्ण कुमार है ये भी लापता है, साथ के साथ सिमरन भी लापता है। अब ऐसे में पुलिस को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ज्योति है उसको रास्ते से हटाकर जो कृष्ण कुमार है और सिमरन है, इन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ में भागकर शादी कर ली हो, या फिर कुछ और। तमाम तरीके के ख्यालात पुलिस के जहन में आने लगते हैं। लेकिन अगर इस पूरे केस का खुलासा कोई कर सकता था तो महज कृष्ण कुमार ही कर सकता था। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर इन तीनों लोगों की कॉल डिटेल्स निकाली जाए तो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। उसके बाद में कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये तीनों लोग एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। जो कृष्ण कुमार था ये ज्योति से बहुत ज़्यादा बात किया करता था, लेकिन इसके अलावा वो सिमरन से भी बात किया करता था। लेकिन इस बीच में एक और नाम निकल के आता है जो इन तीनों से लगातार बात किया करता था, और उस व्यक्ति का नाम था मंजीत। अच्छा, जब मंजीत के बारे में पता किया जाता है तो मंजीत जो था वो सिमरन से बहुत ज़्यादा बात किया करता था। यानी 2 चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं कि जो मंजीत था वो सिमरन का बॉयफ्रेंड था, और जो कृष्ण कुमार था ये इस ज्योति का बॉयफ्रेंड था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है कि जब पुलिस अगर इस मंजीत तक पहुंच जाए तो शायद इस केस का खुलासा हो जाए। अब पुलिस जो थी वो मंजीत तक पहुंच जाती है। मंजीत जो था पुलिस को घर ही मिल जाता है। मंजीत से पूछताछ की जाती है तो मंजीत पुलिस को बताता है कि दरअसल जीटी रोड पर उसे उसके दोस्त कृष्ण कुमार और उसकी दोस्त की जो गर्लफ्रेंड ज्योति थी उसने बुलाया था 5 सितंबर साल 2017 को, और उसने उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सिमरन था उसको भी बुलाया था। लेकिन सिमरन तो वहाँ पर गई थी, लेकिन मंजीत को कोई काम आ गया था इसलिए वो वहाँ पर नहीं पहुँचा था। अब ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि जो सिमरन थी वो वहाँ पर गई थी। अब पुलिस के जहन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि हो सकता है कि सिमरन वहाँ पर पहुँची हो और उसी समय सिमरन ने और कृष्ण कुमार ने मिलकर ज्योति की हत्या कर दी हो और ये दोनों वहाँ से फरार हो गए हों। लिहाजा अब पुलिस वाले जो थे वो इस जो कृष्ण कुमार था इसका मोबाइल नंबर ट्रैक करने लग जाते हैं, और 10 सितंबर साल 2017 को इसका मोबाइल नंबर महज कुछ सेकंड के लिए ओपन होता है, लेकिन पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है जो कि शिमला की थी। लिहाजा पुलिस की एक टीम समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत शिमला पहुंचती है, जहां की लोकेशन थी उस होटल में जाकर जब पुलिस इनके फोटोग्राफ्स लेकर गई थी तो उसके आधार पर पुलिस को पता चल जाता है कि जो कृष्ण कुमार नाम का लड़का है वो इसी होटल में रुका हुआ है। पुलिस उसके दरवाजे पर जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो सामने कृष्ण कुमार खड़ा होता है। कृष्ण कुमार पुलिस को देखकर घबरा जाता है, लेकिन पुलिस कृष्ण कुमार के पीछे जो था उसे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि कृष्ण कुमार के पीछे जो लड़की खड़ी हुई थी वो कोई और नहीं थी बल्कि वही लड़की थी 5 सितंबर साल 2017 को जिसकी डेड बॉडी पुलिस को जो गौशाला मंदिर है उसके बाहर वाले कमरे से मिली थी। यानी ये चीज़ें साफ थी कि ज्योति की तो हत्या हो गई है, तो ऐसे में क्या ज्योति का भूत यहाँ पर खड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस अब ज्योति और इस कृष्ण कुमार इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में इन्हें सीधा शिमला से हरियाणा लेके आया जाता है और यहाँ पे लाने के बाद में इनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में सामने आता है कि जो कृष्ण कुमार था इसकी दोस्ती इस लड़की ज्योति से होती है। ज्योति से जब कृष्ण कुमार की दोस्ती होती है तो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाते हैं।
लेकिन इन दोनों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों इंटरकास्ट थे। इन दोनों ने अपने घर पर शादी के बारे में जिक्र भी किया था, लेकिन परिवार वालों ने इनकी शादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए ये दोनों प्लानिंग करते हैं। इन दोनों ने किसी मूवी में देखा था कि अगर ऐसा ऐसा कर दिया जाए तो घर वालों को यही लगेगा कि जो लड़का और लड़की थे इन दोनों की मौत हो चुकी है। यानी इन दोनों को लगता था कि अगर जो कृष्ण कुमार है ये अपनी कदकाठी के किसी लड़के और ज्योति की कदकाठी की किसी लड़की को मार कर ये दिखा देंगे, ये प्रूफ कर दें कि कृष्ण कुमार और ज्योति ने आत्महत्या कर ली है, तो फिर घर वाले उनको ढूंढेंगे भी नहीं और वो अपनी मर्जी से जहाँ चाहें वहाँ जाकर रह सकते हैं। उसके बाद में ये लोग तलाश करते हैं अपने जैसे दिखने वाले लोगों की। ज्योति जो थी वो सिमरन के साथ में दोस्ती करती है और उसके बाद में जो कृष्ण कुमार था ये मंजीत के साथ में दोस्ती करता है। इन दोनों के साथ में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद में 5 सितंबर साल 2017 को पूरी प्लानिंग थी, पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना था। सिमरन और मंजीत को इनवाइट किया जाता है ताकि ये लोग आएँ और इन दोनों की हत्या कर इनका जो अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, अपना आईडी कार्ड वहाँ पर छोड़ सकें और उसके बाद में इन दोनों की हत्या कर हम लोग फरार हो सकें। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक से मंजीत की किस्मत अच्छी थी कि उसको उस दिन कुछ काम होता है, इसलिए मंजीत जा नहीं पाता है, लेकिन सिमरन वहाँ पर पहुँच जाती है। पहले ये लोग सिमरन को एक कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर देते हैं। सिमरन को जब नशा हो जाता है तो उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में उसकी डेड बॉडी के ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। उसका चेहरा पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। फिर ये लोग थोड़ी देर बैठकर मंजीत का इंतजार भी करते हैं, लेकिन जब मंजीत नहीं पहुँचता है तो ये लोग घबरा जाते हैं। उसके बाद में ज्योति अपना मोबाइल फ़ोन भी वहीं छोड़ती है, अपने कपड़े इस सिमरन को पहनाती है, अपना आईडी कार्ड वहाँ पर छोड़ती है, अपने जो कागजात थे वो वहाँ पर छोड़ती है और वहाँ से ये दोनों लोग 9-11 हो जाते हैं। जिस तरीके की इन्होंने प्लानिंग बनाई थी ऑलमोस्ट उसमें ये कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है तो बड़ी से बड़ी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, मामला कोर्ट में पहुंचा। साल 2020 में जो कृष्ण कुमार था इसकी जेल के अंदर ही मौत हो जाती है। इसको कुछ ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। लेकिन साल 2023 में ये जो ज्योति थी इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों कृष्ण कुमार को तो ऊपर वाले ने ही सज़ा दे दी, लेकिन ज्योति को उसकी किए की सज़ा कोर्ट ने दे दी। बहरहाल दोस्तों इस पूरी कहानी को आप लोगों ने देखा कि दो लोगों ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक बेगुनाह लड़की को अपना शिकार बना लिया। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत बड़ा मैसेज भी देती है। अनजाने में किसी के भी बुलावे पर हमें कहीं एकदम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल का जो ज़माना है ये ज़माना फ़रेब का ज़माना है, शातिर ज़माना है, ख़तरनाक ज़माना है। तो बी केयरफुल, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी बोलना चाहें कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, वंदे मातरम।